हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24 नवंबर 2020 का द इंडियन एक्सप्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हेल्थ केयर एट रिस्क के बारे में। इसको लिखा गया है दीपक पटकार और अश्विनी जगोजा के द्वारा। मतलब इसमें बात करी गई है जो कोविड-19 पैंडमिक है, इससे हमारा जो हेल्थ केयर क्राइसिस है वो ऑलरेडी इतना जूझ रहा है, पूरा कंट्री जो है इससे जूझ रहा है। नेशन जो है हमारा वो ऑलरेडी कोशिशें कर रहा है कि कैसे हम इस क्राइसिस से बैटल कर सकें और एक नॉर्मलसी को मेंटेन किया जा सके। कुछ कॉमन गोल्स भी हैं, वो देखते हैं क्या कॉमन गोल्स है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वो ये हैं कि हमें इंश्योर करना है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किनका, कोविड पेशेंट्स का, और उनका भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कि उनकी ट्रीटमेंट में कोई भी कमी ना आए किनके, नॉन कोविड पेशेंट्स के। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कॉमन गोल्स भी हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके साथ ही साथ जो भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को गारंटी करना भी एक कॉमन गोल है। जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डिज़ीज़ से रिलेटेड हैं वो एक तरह से बहुत ही अपेरेंट होती जा रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है वो भी एक तरह से इवॉल्व हो चुके हैं। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सी चीज़ जो है कौन सी लाइन एकदम करेक्ट है, करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम खुद को अपडेट कर सकते हैं जो भी अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उससे, कैसा पैटर्न का डिजीज़ है उससे हम खुद को अपडेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ही हमारा एक इमरजेंस हो रहा है डिजिटल सॉल्यूशन का, ठीक है, वैसे ही हमें समझने की बात हम समझ सकते हैं कि डिज़ीज़ क्या है, ठीक है, उसके डायनेमिक और उसको डायनेमिक कैसे करना है, उसकी उसको मैनेज कैसे करना है उसके पेशेंट को। और साथ ही साथ ये भी ईजी हो गया है कि जो भी हमारा एक वो है हम कैसे क्लिनिकल एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं, ये भी जानना समझना कुछ हद तक पहले से इजी हो चुका है। जो पैंडेमिक है वो हाईलाइट करता है कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मेडिसिन को, कैसे क्या, एजुकेशन, अवेयरनेस, अडेप्टेबिलिटी या फिर चौथा है क्या, कॉन्टिन्यूड लर्निंग। जो एविडेंस बेस्ड लर्निंग है, जो एविडेंस बेस्ड लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्रूशियल है। वो एक तरह से टूल है ये डिसाइड करने में कि कैसे हम चीज़ों को बेटर बना सकते हैं, कैसे बेटर आउटकम लेके आया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या काफ़ी सारे जो डिजीज़ेस हैं, क्या हो रहा है, आगे देखते हैं अभी। क्या काफ़ी सारे डिजीज़ के लिए जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है पहले से ही। जो एक मेडिसिन है एक तरह का ओवर इवॉल्विंग फील्ड है और इसमें डॉक्टर्स को ज़रूरत है कि वो कॉन्स्टेंटली खुद को अपडेट भी करते रहें। एक जो मेजर कंसर्न है किसका, मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव प्रेग्नेंट वुमेन का, उनकी डिलीवरी के टाइम पे। सोचिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी कि अगर एक फ़ीमेल जो है प्रेग्नेंट भी है और कोविड पॉजिटिव भी है, कितना केयरफुली चीज़ों को करना पड़ता होगा कि आगे ट्रांसमिशन ना हो पाए। ठीक है जी, ये एक ऐसा टूल है, ये ऐसा टूल है हमारे डिजिटल सपोर्ट के लिए, सपोर्ट सिस्टम के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है। डॉक्टर्स को भी रीड करना चाहिए कि जो भी गाइडलाइंस चल रहे हैं उनके बारे में, और खुद को अपडेट करना चाहिए जो कि एक टाइमली मैनर में अपडेट भी होना चाहिए। और जाहिर सी बात, सब ऑनलाइन चल रहा है, सब डिजिटली चल रहा है, तो डेटा भी है तुरंत ही पब्लिश हो रहा है। इन सब से खुद को, डॉक्टर्स को अपडेट करना चाहिए, अपने स्टाफ को अपडेट करना चाहिए, जिससे कि चीज़ों का मैनेजमेंट और अच्छी तरह से हो सके। अब सिर्फ यही तो नहीं है कि हमें कोविड-19 पेशेंट को मैनेज ही करना है, इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स को इन सब चीज़ की भी ज़रूरत है कि वो प्रायोरिटाइज़ करें कि कौन सी कि इमरजेंसी के टाइम पे चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे और कैसे केयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो शिफ्ट भी है जो निकल के आ रहा है टेली कंसल्टेशन की तरफ से, वो भी कहाँ पे, नॉन इमरजेंसी केसेस में। और ये एक तरह से बूम आ चुका है रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं जा पाते, वहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर टेली कंसल्टेशन की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बूम कर रही हैं। जो भी अब जबकि सबको पता है कि मूवमेंट जो है वो बंद हो चुका है, और जो भी लाइब्रेरीज़ का एक्सेस है और जो टेक्स्ट बुक्स का एक्सेस उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो इस तरह से कुछ नए वे ऑफ लर्निंग निकल के सामने आ रहे हैं। जैसे क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स चल रही हैं, ऑनलाइन डिस्कशन चल रहा है, वेबिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, ये सब भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है।
अब बेस्ट क्लिनिकल सॉल्यूशन क्या होगा? बेस्ट क्लिनिकल सॉल्यूशन ये होगा कि एक्सेस किया जाए क्या जो भी हमारे स्टेबल पेशेंट्स हैं, मतलब जो सबसे अच्छी एक क्लिनिकल सॉल्यूशन जो है उन लोगों को मिल रही, उन स्टेबल पेशेंट्स को मिल रही है जिनकी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी सर्जरी या फिर कुछ हुआ था, जिनको अभी एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जैसे किसका, चेस्ट साइकोथेरेपिस्ट का, रिहैबिलिटेशन या फिर काउंसलिंग वाले लोगों को रेगुलर बेसिस पे ज़रूरत होती है कंसल्टेशन की। सॉरी, ये जो है क्या है, एक तरह से ना केवल प्रोवाइड कराएगी जिससे कि ट्रीटमेंट में इजीनेस हो सके, बल्कि साथ ही साथ हेल्प करेगी कि जो हॉस्पिटल है उनमें बेड जो है उनको खाली किया जा सके उन लोगों के लिए जिनको सच में ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी या फिर जो डिजिटल बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये ना केवल मैनेजमेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब डिजीज़ के मैनेजमेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, बल्कि ये हेल्प करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट को, जो कि एक तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन के लिए भी। जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ है वो एक तरह की ब्लेसिंग है इन सब चीज़ों को लेकर। अब बात करते हैं टेली रेडियोलॉजी की, ये एक तरह का की इनेबलर है। ठीक है जी, की इनेबलर कैसे हैं? इसमें होगा क्या, जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, होम वर्क स्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे, कुछ रिमोट एक्सेस टू रेडियोलॉजी वेयर फीसिबल, मतलब कुछ रेडियोलॉजिस्ट को जहाँ पे फीसिबल है वहाँ पे उनको होम वर्क स्टेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। रेडियो जो टेली रेडियोलॉजी है ये इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं रेडियोलॉजिस्ट के लिए कि वो रिपोर्ट्स को देखें और स्कैन करें अपने खुद के घर से, और एक इमीडिएटली गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड कर सकें पेशेंट्स की केयर के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए। जो कोविड-19 है उससे हम लड़ सकते हैं एक साथ मिल के, कनेक्ट होके एक साथ से एक दूसरे की हेल्प करके बाय डिजिटल सोल्यूशन, और जो इस पर रिलाय होके भी हम कुछ एविडेंस बेस्ड चीज़ें जैसे कम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट और केयर भी कर सकते हैं। मेडिसिन और टेक्नोलॉजी अगर आपस में हाथ मिला लें तो बहुत ही बेटर फ्यूचर हो जाएगा हम सभी के लिए। तो ये आर्टिकल जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये हमारा है नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है जी। इसमें बात करी गई है द प्रॉमिस ऑफ CAA माइनस पॉलिटिक्स। अभी क्या हो रखा है, जो NRC है काफ़ी डिकेड से जिसको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सक्योर्ड इशू है और माइग्रेशन का आसाम में। जो CAA है जो कि एक तरह से उन लोगों की हेल्प कर रहा है जिनके पास, जो कि बहुत टेरिबली सफ़र्ड हुए हैं, उनको एक तरह से कोई फेट मिलना ही मिलना चाहिए। इसको लिखा गया है अर्चना शुक्ला के द्वारा, जो कि दिल्ली बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। आप जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक फोर्स मैरिज हुई है 13 साल की क्रिश्चियन लड़की की 44 इयर्स के मुस्लिम के साथ पाकिस्तान में, बेसिकली ये केस उसी के आसपास घूम रहा है कि क्या है, मतलब उसके आसपास नहीं एक इंसिडेंट दिया हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं क्या, जो पॉलिटिकल आउटपोरिंग है, मतलब जो पॉलिटिकल आउटपोरिंग हमारे CAA की वो 2019 में स्टार्ट हुई थी। ये कब शुरू हुई थी, जब बिहार में जो इलेक्शन है चल रहे थे तब से स्टार्ट हो गई थी, और इसने अपना गियर अप कब कर लिया, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अभी गियर कब करेगा, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पोल है वो वेस्ट बंगाल और असम में होगी, तब फिर से ये मुद्दा बहुत ही गर्मजोशी से उठेगा। अब जो इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे, लेकिन ये हमें एक तरह से याद क्या दिलाते हैं कि हम डीपली भले ही एंट्रेंस हो पॉलिटिक्स से, लेकिन जो CAA है वो फंडामेंटली किससे डील कर रहा है, सिटीजन से, और ये सब चीज़ें किससे कहाँ से आ रही हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू। ठीक है जी, जिन्होंने जिनकी वजह से क्रिएशन हुआ है क्या, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। ठीक है, अब पिनफुल आयरनी क्या है, जो पिटीफुल आयरनी ये है कि जो पीपल हैं जो विक्टिमाइज हो रहे हैं अपनी खुद की ओरिजिन ऑफ कंट्री में, वो कहीं ना कहीं उसी कंट्री में बहुत ही फॉलोअर है किसके, माइनॉरिटी रिलीजन के। आगे देखते हैं क्या, जो कंट्री ऑफ रिफ्यूजीज़ जो है, हाँ जी, जो ये कंट्री ऑफ रिफ्यूज़ीज़ है, ये उन वोटर्स की मेजॉरिटी है जो कि हमारे इंडिया में फेथ रखते हैं। उनका कभी भी वोट बैंक से कोई लेना देना था ही नहीं। उनका जो मेजर एक चीज़ था कि उनको डिवाइड कर दिया गया था उनकी भाषा के आधार पे, जो कि हमेशा से पॉलिटिक्स जो है करती चली आ रही है। इंडीड वहीं बात करी गई है, जो BJP है वो पुश कर रही है CAA को अपने इलेक्टोरल गेंस के लिए, लेकिन जो इसकी पॉलिटिक्स है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कभी, जबकि रखा गया था कि जो NRC है, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, जिसने 1951 में भी काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील चीज़ें लेके आई थी, उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं है आज की BJP का जो चीज़ें चल रही हैं। ये सब चीज़ें राइटर ने कही हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है, तो जो भी फॉलोअर्स हैं BJP के प्लीज़ ऑफेंस मत होना आप। जो CAA है वो एक तरह से
ऐसा कभी था ही नहीं, ना ऐसा कभी मतलब इस मुद्दे से ना बनाया गया था, ना ऐसा कभी था। ऐसा कहा गया है CIJ रंजन गोगोई के द्वारा, जिनको कहा गया था कि आप आसाम NRC को अपडेट करो 2013 में। और ये 2013 तब की बात है जब BJP जो है पावर में आने वाली थी, उसके 1 साल पहले ही उनको ऐसा करने के लिए कहा गया था, अपडेट करने के लिए कहा गया था। ठीक है जी, वरना कभी तो आता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो आसाम का NRC है कंडक्ट हुआ था 1951 में, जब क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हिंदूज़ और सिख्स जो है मतलब मेनली यही थे, ये इंक्लूड हुए थे, जिन्होंने क्या किया था, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए थे, तब ऐसा हुआ था। ठीक है जी। अब जो रजिस्टर है, ठीक है, उसको एक तरह से होना है कि टाइम के साथ साथ उसको अपडेट भी होना चाहिए था टाइम के साथ साथ। ठीक है, क्योंकि अभी कंटिन्यू इमिग्रेशन चल रहा है और ये बांग्लादेश वॉर जो 1971 है तब से चलता चला आ रहा है। अगर हम वही बात करें स्केल ऑफ इमिग्रेशन की, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट मूवमेंट है हमारे वर्ल्ड में इन सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसा कहा गया है UNHC फॉर रिफ्यूज़ीज़ के द्वारा। अब अगर हम NRC को अपडेट भी कर दें तो एक तरह से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो भी हुआ है, अभी असम अकॉर्ड जो साइन किया गया था 1985 में, और इसके थ्रू हुआ क्या था, जो आसाम का मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया था, जो कि स्टार्ट हुआ था 1979 में। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इन सब के बाद भी जो है NRC कभी भी अपडेट नहीं करी गई थी। जो भी एक इमीडिएट ट्रिगर देखने को मिल रहा है असम में, वो भी इसलिए क्योंकि जो नंबर ऑफ़ वोटर्स हैं वो धीमे धीमे बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1979 से। ठीक है जी, ये एक तरह का स्कैंडलस ही है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के पहले, जो कि 2013 में आई थी, इसके पहले ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेट डेटा था ही नहीं इमिग्रेशंस का, जो कि असम में या फिर बाकी के अफेक्टेड एरियाज़ में आ रहे थे। फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट करी गई है, और फाइनल सबमिट करी गई थी कब, अगस्त 2019 में, और ये पहली बार एक ऑफिशियल डेटा जो है सबमिट किया गया था, जो कि हालांकि अभी भी डिस्प्यूटेड है, लेकिन जो डाटा है ये चीज़ों को और उजागर करने की बजाय तो और क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, क्या एग्जांपल के तहत समझाया गया है कि जो मुस्लिम है उनका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो ही रहा है, ग्रोथ रेट जो है उनकी इतनी ज़्यादा है कि बाकी की कंट्री में भी इतनी नहीं है। अब कहा गया जो 1951 में क्या था, मुस्लिम जो थे केवल 25% थे, अगर देखा जाए तो जो नेशनल एवरेज था वो केवल 10% था। वहीं 2001 में मुस्लिम बढ़ के 31% हो गए असम में, और जो नेशनल एवरेज था वो 13% ही था। 2011 में बात की गई, ये मोर देन 34% हो गए, और जो नेशनल एवरेज था वो केवल 14% ही रहा। ये बात करते हैं। अब देखिए, क्या जो इतना ये सब चीज़ें हैं ये बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज मुस्लिम इमिग्रेशन हो रहा है, जिनको अभी तक माना जाता है कि वेस्ट बंगाल और बाकी के स्टेट से आ रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है जी, एक ही चीज़ जो कंसिस्टेंट है कि वो क्या है, इश्यू ऑफ इमिग्रेशन, जो कि कभी भी इवोल्यूटेड नहीं था ऑब्जेक्टिवली, बल्कि पॉलिटिक्स की कभी भी इसको ऑब्जेक्टिवली नहीं सुलझाने की कोशिश करेगी, पॉलिटिक्स को साइड में रख के। जब से NRC जो है वो आया है, वो यूनिवर्सली पॉलिटिसाइज ही रहा है। NRC को बिना पॉलिटिक्स के प्रिज्म के इवोल्यूट कर पाना एक तरह से नामुमकिन सा लगता है। अगर हम मुस्लिम को शेल्टर दें तो एक तरह से ये सेलिब्रेट किया जाएगा फाइटिंग इस्लामोफोबिया। ठीक है जी, और ये सब हो गया, चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये आर्टिकल भी ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बात करता है क्या, तमिलनाडु कैसे अपने आने वाले नए साइक्लोन से लड़ने वाला है, इस बारे में बात होगी। तो ये लिखा गया है अंजलि मारोर के द्वारा। अभी क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल जो है यहाँ पे सेकंड सीवियर साइक्लोन है वो आने वाला है आफ्टर सुप्रीम साइक्लोन आम्फान, जो कि मई में आया था। ये जो है हिट करने वाला लगभग तमिलनाडु के कोस्ट को करीब मिड वीक में। अब देखते हैं कि तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है इतना रेड अलर्ट पे क्यों रहते हैं। ठीक है जी, जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसने फोरकास्ट की है अपनी रिपोर्ट, और ये कहा गया है जो साइक्लोन है हमारा साउथ वेस्ट रीजन में बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट रीजन में, जो कि ऑफ किसके है, तमिलनाडु कोस्ट के। जो साइक्लोन गया है जो 2018 में आया था, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट होगा तमिलनाडु कोस्ट के, जो कि 2 सालों में इतनी जल्दी आया है। इसको नाम दिया गया है निवार, जो कि प्रपोज किया गया था ईरान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कि आखिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम दिया कैसे जाता है। ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल में नहीं थी, अलग से हैं, ठीक है जी। तो देखते हैं कि आखिर नाम दिया कैसे जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। देखिए, ये नाम दिया जाता है किसके द्वारा, रीजनल स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स के द्वारा। 6 जो है RSMCS है, जिसमें से IMD भी इंक्लूड है, और 5 TCWCS हैं, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। अब जैसे कि हमारा IMD है एक तरह से रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, तो ये क्या करता है, जो भी साइक्लोन्स डेवलप होंगे नॉर्थ इंडियन ओशन में, जिसमें बे ऑफ बंगाल भी इंक्लूड होगा, अरेबियन सी भी इंक्लूड होगा, इन सब का नाम जो है सजेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ जो IMD है वो ये भी इशू कर सकता है कि अगर 12 जो अदर कंट्रीज़ हैं अगर वो एडवाइस मांगती हैं तो उनके भी एडवाइस दे सकता है IMD। अब आगे देखते हैं कि ये जो नेमिंग है साइक्लोन्स की स्टार्ट कब से हुई थी। 2000 में जो एक ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, या फिर UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक कहते हैं, इसमें कंप्राइज है बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब आए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये नाम देना शुरू करेंगे अपने अपने रीजन में, ठीक है। अब जब होगा क्या, हर एक कंट्री नाम सजेस्ट कर देगी तो ये जाएगा कहाँ पे, WMO ESCAP के पैनल के पास ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, और फिर फाइनली जो है वो लिस्ट डिसाइड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन ओशन है यहाँ पे नाम कैसे दिए जाएंगे, ठीक है जी। जो नाम है जो साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में, ये डिसाइड किए जा सकते हैं 8 कंट्रीज़ के द्वारा। जो पहला साइक्लोन जो आया था इसको इंडिया ने नाम दिया था वो था अग्नि, जो 2004 में आया था, और जो लास्ट था वो वायु, जो कि 2019 में ही आया था। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने अभी तक किसी साइक्लोन को नाम दिया है, तो उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, ओमान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि आखिरकार ये साइक्लोन जो हैं डेवलप कब होते हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है जी। आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिएगा। जो साइक्लोन होता है एक कोई ऐसा लो प्रेशर एरिया होता है जिसमें विंड जो है काफ़ी इनवर्ड होती है, ठीक है जी। जो साइक्लोन्स हैं वो रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये जो प्रोसेस ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन है और उसकी इंटेंसिटी को ही कहा जाता है, ठीक है। को क्या कहता है, साइक्लोजेनेसिस। आगे बात करते हैं। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये फॉर्म होते हैं कहाँ पे, वार्म ओशियन वाटर में, जो कि इक्वेटर के पास होते हैं। अब जो ये वार्म मॉइस्ट एयर होती है सरफेस के पास वाली ओशन की, ये राइज होती है ऊपर की तरफ, और इस तरह से होता क्या है, एक लो प्रेशर एरिया जो है सरफेस के पास बन जाता है। इससे होता क्या है, रिजल्टेड होता क्या है, इससे जो मूवमेंट होनी शुरू होती है किसकी, कूलर एयर की, कहाँ पे, अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। अब इससे होता क्या है, जो ये कूल एयर थी ये भी वार्म बन जाती है, जो कि वार्म एयर के कांटेक्ट में आ गई है, और ये भी मॉइस्ट होकर ऊपर उठने लगती है। अब होगा क्या, ये जो पूरी साइकिल है कंटिन्यू होती रहेगी, और जो वार्म मॉइस्ट एयर है जो कि अभी ऊपर जा रही है, कूल होगी और एयर के साथ जाके वाटर बन जाएगी। इसके फलस्वरूप होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो जाएगा, और जब ये इसके तहत जो साइक्लोन जो आने लगेंगे। अब अगर विंड की स्पीड जो है वो 63 मीटर पर आवर रहती है तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म, लेकिन जब इसकी स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर हरिकेन कहते हैं। हरिकेन कहते हैं किनको, जो अटलांटिक या फिर ईस्टर्न पैसिफिक में आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। और टाइफून्स कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया में आने वाले साइक्लोन्स को, और साइक्लोन कहते हैं इंडियन ओशन या फिर वेस्टर्न पैसिफिक वाले रीजन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास का है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हमारा लास्ट आर्टिकल है आज का। ओके, ये कहा गया है व्हाट्स ड्राइविंग ये बात करता है किसकी, व्हाट्स ड्राइविंग इंडियाज़ इकोनॉमी ग्रोथ वरीज। आखिर ऐसा क्या है जो इंडियन की इकोनॉमी ग्रोथ को वरी कर रहा है। इसको लिखा गया है उदित मिश्रा के द्वारा। जो RBI है उसने इंटरनल रिपोर्ट जो उसकी है वो रिकमेंड करती है कि अलाउ कर दिया जाए लार्ज कॉरपोरेट्स को कि वो स्टार्ट कर सके अपना बैंक, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो अनश्योर है कि जो ये स्टेप है ये डिज़ायरेबल मूव है या नहीं है। ठीक है जी, डिस्कशन हो रहा है कि कैसे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको आने वाले टाइम में कैसे अच्छा किया जा सके।